जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी जानते हैं एग्ज़ाम चल रहा है ताबड़तोड़। उसमें 24 अगस्त के जो फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को हम लेने का प्रयास किए हैं। पेपर में कौन कौन क्वेश्चन आए थे, तो आइए जीएस का क्वेश्चन लेने का प्रयास किए, जीएस और साइंस हैं सम्मिलित किए हैं। तो आइए इसमें एकदम समय न गवा दें, तुरंत स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें कई ऑप्शन थे, इसमें गिरिराज सिंह क्या है, विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। और देखिए और क्वेश्चन आया था आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आया था, यानी आर्टिकल 53 पूछा था के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो जानते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए एकदम आर्टिकल से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा आर्टिकल 49 क्या कहता है, ये तो ये कौन सा आर्टिकल हो गया, ये तो आपका 53 हो गया। लेकिन आर्टिकल 49 क्या होता है, आर्टिकल 49 में राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी जो भारत के राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, स्थल, वस्तुओं उनका संरक्षण का बात करता है आर्टिकल 49। अच्छा आर्टिकल 50 क्या करता है, तो आर्टिकल 50 देखिए 53 पूछा ना, तो हो सकता है 50 पूछ ले, 51 पूछ ले, 49 पूछ ले, 51 पूछ ले, तो सबको आपके सामने डिटेल से एनालिसिस कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण रहेगा, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक रहेगी, ये आर्टिकल 50 में कहा गया। आर्टिकल 50 में साफ साफ ये बात बोली गई है, ठीक ना। अच्छा आर्टिकल 51 में क्या है, तो आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी हमें क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है, अभिवृद्धि करना है, ठीक ना। तो आर्टिकल 51 में कहा गया है। अच्छा अब आर्टिकल 51A में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य है, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रसिया से लिया गया है, आप सभी जानते हैं रसिया से लिया गया है। अच्छा 52, अब देखिए 53 तो पूछ लिया, 52 में क्या है, तो 52 में भारत के राष्ट्रपति, 52 भी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अब आते हैं दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पर बोली जाती है, तो बंगाली भाषा विश्व में 7वें नंबर पर बोली जाती है, यानी 7वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, बंगाली है, 7वें नंबर पर बोली जाती है। तो आइए इसी आप इसी एस्पेक्ट में देख सकते हैं कि पहले नंबर पे क्या है, इंग्लिश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश। किसके अनुसार देखने की बात कर रहा है, दुनिया में बोले जाने वाली कुल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बंगाली 7वें पाती है, इंग्लिश पहले पा रही है, मंदारिन जो चाइनीज भाषा है ये दूसरे पाती है, और अपना हिंदी हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी किस पर आती है, तो ये आती है 3रे नंबर की, जो बहुत बड़ी बात है। और स्पेनिश क्या आती है, 4थे नंबर पाती है, फ्रेंच 5वें नंबर पाती है, अरबिक जो गल्फ कंट्री होती है उसकी अरबिक भाषा होती है, अरबिक कितने नंबर पाती है, तो 6वें नंबर पाती है। और बंगाल ममता बनर्जी यानी 7वें नंबर पाती है बंगाली, और रसियन क्या आती है, 8वें नंबर पाती है, ठीक ना। तो भारत में हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या कितनी है, मातृभाषा के रूप में है, तो बोलने वालों की संख्या 43.63% है, जो बहुत ह्यूज आबादी बोलती है हिंदी, ठीक ना। ये हमारी मातृभाषा है हिंदी। बंगाली दूसरे नंबर पर, यानी हमारे भारत में बोले जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा क्या है, बंगाली है। बंगाली दूसरे नंबर की है, जिसके बाद
बंगाली दूसरे नंबर पर। इसके बाद मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती बोली जाती है। यानी पहले पर इंडिया की बात करें तो पहले पर क्या बोली जाती है? हिंदी, हमारी राष्ट्रीय भाषा। तो लेकिन संविधान में नहीं लिखा गया कोई राष्ट्रीय भाषा होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर बंगाली आ गई और तीसरे नंबर पर मराठी आ जाएगी, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है। अच्छा, अब आइए आगे देखता हूँ संस्कृत के बारे में। संस्कृत 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है, जो बहुत ही सैड बात है। हमारी विरासत रही है संस्कृत, हमारे देश का आन बान शान रही है संस्कृति। और संस्कृत ऐसी होती है जिसकी मतलब इसमें इसका वर्ड कहीं भी इधर उधर हो जाए, लेकिन वाक्य का जो सेंटेंस आएगा बन के गलत नहीं होता। तो नासा वाले भी सोच रहे हैं कि जो सेटेलाइट से डाटा आती है, दूर दूर ग्रहों से, उपग्रहों से खोज कर रहे हैं, तो उसको संस्कृत भाषा यूज किया जाए। सोच रहे हैं, अभी बना रहे हैं, क्योंकि जो वेव आती है ना वो टूटती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये साइंस की बात है। अच्छा, गैर अनुसूचित भाषाओं में गैर अनुसूचित भाषाओं में जो तो भीली होती है, भीली को लोग 1.04 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसके साथ ही सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? यानी गैर अनुसूचित भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भील है, जो 1.04 करोड़ लोग बोलते हैं। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा एक हज़ारवां मैच खेला? तो ये वेस्ट इंडीज से खेला। हज़ारवां मैच नहीं है भाई, 100वां मैच है। 1000 थोड़ी ना होगा, यहाँ 100वां मैच है। 100वां मैच किसके साथ खेला? वेस्ट इंडीज के साथ खेला। अच्छा, भारत और वेस्ट इंडीज ने 6 फरवरी 2022 को भारत ने यह मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 विकेट से जीत लिया। यानी भारत ने 6 विकेट से 6 फरवरी 2022 को जीता। देखिए कितना स्टैंडिंग, कितना महत्वपूर्ण है। 6 फरवरी को मैच हुआ और 6 विकेट से जीत लिए हैं, अजीब। अच्छा, LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान ब्रांड है? तो 10AI है, 10AI। अच्छा, इसके बारे में जान लेते हैं। 10AI ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC बाजार मूल्य 2022 43.40 लाख करोड़ रुपए, यानी 59.21 अरब डॉलर LIC की स्थापना, मतलब इसके साथ LIC की स्थापना कब हुई थी? इतना करोड़ डॉलर इसका पूरा बजट है। और 1 सितंबर 1961 को LIC की स्थापना हुई थी। अच्छा, LIC के अध्यक्ष कौन है? तो यमार कुमार हैं। अब 6वां नंबर देखते हैं। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी PMC बैंक का कर्ज, मतलब PMC बैंक का मर्ज है। यानी पंजाब और सहकारी बैंक और पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ कर दिया गया? तो उस बैंक का नाम क्या है? यानी पंजाब महाराष्ट्र सहकारी और मर्ज बैंक, मतलब इन बैंकों का मर्ज कर दिया गया किस में? यूनिटी स्माइल फाइनेंस बैंक में इनका मर्ज कर दिया गया। अच्छा, अब यहाँ देखिए 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी कितनी है? ये सारा ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो भारत की सिंचाई, बिजली उत्पादन तथा परिवहन के उद्देश्य के लिए पश्चिमी नदियों का 20% पानी उपयोग करने की अनुमति दी गई है भारत को। अच्छा, इसमें तीन पूर्वी नदियाँ जिसमें ब्यास है, सतलज है और ब्यास, रावी, सतलज का नियंत्रण भारत को, तथा 3 पश्चिमी नदियाँ जैसे सिंधु नदी, चिनाब, झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया है। समझौता किसके साथ हुआ था? भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस संधि पर कराची में
19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हो गया। ठीक ना। अच्छा, अब आइए 2022 AFC ह्यूमन एशियन कप है किसने जीता? तो मतलब ये कहाँ हुआ था? 2022 AFC ह्यूमन एशियन कप कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। कहाँ? नवी मुंबई और पुणे में ये आयोजित किया गया है AFC ह्यूमन एशियन कप। अच्छा, फाइनल एट द डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है ये। ठीक ना। 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था। चाइना इसका क्या रहा? चैंपियन रहा। चाइना इसमें विजेता रहा। और उप विजेता कौन रहा? तो रनर अप कौन था? उप विजेता कौन था? साउथ कोरिया उप विजेता था। अच्छा, महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी यानी स्मृति जुबिन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया? स्मृति ईरानी ने वही है जो इस समय वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी में मंत्री बनी हुई हैं। तो वो क्या है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का। अच्छा, ये भी पूछ लिया था। अब देखिए, नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? गंगा को स्वच्छ बनाना होगा। तो आइए देखते हैं इसकी शुरुआत। नमामि गंगे की शुरुआत 10 जुलाई 1914 को मंत्रालय कौन सा था? 10 जुलाई 1914 को मंत्रालय केंद्रीय जल संसाधन यानी मंत्रालय, किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे चालू किया गया? तो केंद्रीय जल संसाधन के द्वारा। नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय इस योजना के लिए शुरुआत में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अच्छा, उद्देश्य क्या था? आवंटित किए गए 2037 करोड़। तो उसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने तथा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2020 निर्धारित किया गया था, जो कि कोरोना वायरस आया और अपने आप ही लाखों करोड़ों की योजनाओं को अपने आप ही पूरा कर दिया। क्योंकि कोरोना में सारे लॉकडाउन हो गए। उसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, भारत की सारी नदियां अपने आप स्वच्छ हो गई। भगवान खुद स्वच्छ कर लिए। बल्कि भारत की नहीं, दुनिया की सारी नदियां स्वच्छ हो गई थी उस समय। हाँ, लाखों करोड़ों की योजना यानी देख रहे हैं जो 2037 करोड़ रुपया था उस योजना में, और कोरोना वायरस आया तो अपने आप वो सारा साफ हो गया। सॉरी। अच्छा, आप आ जाइए 11 नंबर क्या करें? हु इज द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया? ये कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। कितने के साथ? 7.18 करोड़ के साथ। वाह, हीरो भी है, कमा भी रहे हैं। मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है? भाई साहब, मकर संक्रांति कौन नहीं जानता? जनवरी में मनाई जाती होगी मकर संक्रांति, जनवरी में। अच्छा, एल्युमिनियम का एक्स का क्या है? तो बॉक्साइट क्या एल्युमिनियम का एक्स है? बॉक्साइट इज द मोस्ट कॉमन एल्युमिनियम। ठीक ना, मोस्ट कॉमन एल्युमिनियम इसका क्या है? मतलब इम्पॉर्टेंट है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का एक्स का है बॉक्साइट। प्रोपेन। अब आइए, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है, तो हाइड्रोकार्बनों की संख्या क्या होगी? भाई साहब, प्रोपेन का ये फार्मूला देख रहे हो ना? तो प्रोपेन में अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। देखो, यह 8 हो जाएगी ना, 8 हो जाएगी। तो यही पूछा, आंसर आपका 8 हो जाएगा। यानी कार्बनों की संख्या 3 है। देखिए, 3 कार्बन यहाँ है तो 8 गो हाइड्रोजन हो जाएगा।
हैं। इसको जोड़ सकते हैं, आप आराम से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हैं, हाइड्रोजन को ये देखिए सी है, जैसे सी सी सी, सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए। हैं, अब देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 और एक यहाँ, एक यहाँ, जोड़ दिया। 8 पूरा हो गया, 3 3 14 2 8, यानी एच। यहाँ सर ऐसे कर लूँ, अभी एच। ओहो यार कहीं कूदता है रे इधर उधर। एच है, एच है, एच एच। यहाँ से क्या होगा, इसकी संरचना है, ठीक ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी संरचना। तो ये आराम से फार्मूला याद है तब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बेंजीन की संरचना कैसी होती है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो ये देखो बेंजीन की जो संरचना, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक ना, थोड़े टाइम के लिए जूम कर लो क्या। देखो बेंजीन कैसे होता है ये भी दिखा दो। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, ऐसी होती है, यूँ ऐसे, ये बेंजीन की संरचना है, ठीक ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा, फिर यहाँ सिंगल थे, फिर यहाँ डबल होगा, फिर यहाँ डबल होगा, एक एक छोड़ के होगा। यहाँ सी होगा, ठीक ना, सी 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 ऐसे रहेगा। अब यहाँ से एच जुड़ा रहेगा, हैं, यहाँ से एच जुड़ा रहेगा। ऐसे इसका क्या बनता है, ऐसे इसकी संरचना बनती है, ठीक है। ऐसे जोड़ जोड़ के बना लेते हैं। तो इस संरचना के अनुसार आप बना सकते हैं। मैं फिर वापस आता हूँ, ठीक है। तो बेंजीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट एमपी लिख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 46वें मतलब ये क्या था, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसी में 21 शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई। लाइसेंस, अच्छा ये क्या है योजना, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना तथा औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज्य के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया गया। खत्म कब हुआ, 8वीं पंचवर्षीय योजना में खत्म कर दिया गया। देखिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1951 में औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया, ठीक ना। अच्छा, और क्या दिया, भारत के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा उनके तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। मनमोहन सिंह क्या थे, ऐसे नहीं है भाई साहब। जब विमुद्रीकरण हो गया था उस समय मनमोहन सिंह ने बचा लिया, जो हाल श्रीलंका को ही ना, वही हाल की स्थिति में भारत भी था, लेकिन मनमोहन सिंह ने बचा लिया। अच्छा, रेड सैंडर्स या रेड सैंडबुल वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है भाई साहब, ये पाया जाता है ओनली, देख रहे हैं ओनली यानी केवल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कौन से वृक्ष, रेड सैंडर्स यानी रेड सैंडवुड, केवल आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अच्छा, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने रेड सैंडर्स यानी रेड सैंडवुड को एक बार से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय की श्रेणी में वर्गीकृत किया है, यानी 2022 में फिर लुप्त की श्रेणी में आ गया। अब आइए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है, यानी किस गैस के द्वारा क्रिया कराई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है, तो ये है
क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। अच्छा, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन से गैस निकलता है, यानी कोयले को जब दहन कराओगे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी, तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, हाँ CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अब ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या है, CFC भी खतरनाक होती है। अब ये देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC। 1813 का एक्ट क्या है, तो भाई साहब ये सब ला दिए थे 1800 एक्ट, अंग्रेज लाए थे भारत को क्या करने, भारत को अंग्रेजी जंजीरों में बांधने के प्रथम प्रयास था अंग्रेजों का। 1813 चार्टर अधिनियम क्या था, ठीक ना, ये पूछा 1813 एक्ट क्या आता था। देखिए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813, यानी भारत में राज करने के लिए इन्होंने ला रहा है। देखो किस तरह, जूम करो यार। चाय और चीन के साथ इसके व्यापार, यानी चाय और चीन यानी चाय का व्यापार, और चीन यानी देश के साथ, चीनी खाने वाला नहीं है, चीन के साथ यानी देश है, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या किया गया है, चाय यानी चाय और चीन से व्यापार के मतलब छोड़ करके मतलब इस पर व्यापार कंपनी कर सकती थी, बाकी व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। शिक्षा, आप देखिए इसमें क्या किया गया, शिक्षा सुधार के लिए 1 लाख अनुदान आवंटित किए गए, यानी ये कहा गया कंपनी जहाँ स्थापित हो रही है इंडिया में ना, वहाँ पर शिक्षा पर 1 लाख रुपए उसे आवंटित किया गया, यानी खर्चा करना ही होगा, अगर नहीं खर्चा करते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंद हो जाएगी। हालांकि ये एक अच्छा मोमेंट था, लेकिन ऐसा करते थोड़ी नहीं सब, ये तो लूट के लेके चलेंगे। पश्चिम बंगाल में देख ही रहे हैं, कलकत्ता में कितना लूट फूट मचाई, इसीलिए 1800, इसीलिए क्या हुआ 1858 में क्या है, ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी से पूरा अधिकार छीनकर अपने हाथों में ले लिया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। तो खत्म हो गया, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।